हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने अपनी यूपी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी और ये जितने भी आपके अपकमिंग यूपी के आने वाले एग्जाम्स हैं, ये सीरीज आपको उन सभी एग्जाम में पूरी तरीके से हेल्पफुल रहेगी। तो जैसे कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस 2 लेक्चर्स कवर करे, जिसमें कि हमने यूपी के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में सीखा, जिसमें कि हमने जाना कि कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन सी सीमाओं, कौन कौन सी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। ठीक है, जितने भी जिलों के बारे में कुछ खास बात है वो सब हमने कवर करी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हमने कवर अप करा। तो अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो पहले आप उन्हें जाके देखिए और फिर हम ये वाली वीडियो अपनी स्टार्ट करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम एक बार माइंड में आ जाएंगे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, एग्जैक्टली लोकेशन तो इतना जल्दी याद करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से हमारा नॉर्दर्न मोस्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। जैसे कि सहारनपुर, अगर मैं साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो वो कौन सा है, सोनभद्र। ठीक, तो इसी तरीके से आपको ये हल्का फुल्का सा आइडिया हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आगे के लेक्चर्स को समझने के लिए। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ यूपी। तो यानी कि हम इसमें क्या देखने वाले हैं, भौगोलिक विभाजन के बारे में देखने वाले हैं। तो भूगोल समझने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट की एक हल्का फुल्का आइडिया लोकेशन का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर से पता चल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं यूपी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यूपी की ज्योग्राफी के बारे में। तो अगर स्टूडेंट्स में इसके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट्स की बात करूं तो जो हमारा नॉर्दर्न वाला एरिया है यूपी का वो हमारा शिवालिक से कवर अप है। इसी तरीके से अगर मैं वेस्ट और साउथ की बात करूं तो ये हमारा यमुना कवर से कवर अप होता है। ठीक है, इसके आसपास जो यमुना रिवर लगती है। और अगर मैं इसके ईस्टर्न पॉइंट्स की बात करती हूँ, ईस्टर्न एरिया की बात करती हूँ, तो गंडक रिवर से, यानी कि जो गंडक नदी है वो इसके एरिया को कवर अप करती है। तो ये कुछ है हमारे इंडिया की ज्योग्राफी। अब हम कैसे इसका विभाजन करते हैं, हम कैसे यूपी को किन किन पार्ट से विभाजित करते हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यूपी के फिजिकल डिवीजन की बात करती हूँ, भौतिक विभाजन की बात करती हूँ, तो मेनली हमारा जो यूपी का एरिया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से कि सबसे पहला है भाबर एवं तराई बेल्ट। ठीक है, इसके बाद है हमारा गंगा यमुना प्लेन्स और तीसरा रीजन है हमारा प्लेटू रीजन, जो कि हमारा प्लेटू बनता है बुंदेलखंड रीजन से। अब आपको बुंदेलखंड के बारे में एक बात समझनी होगी। वैसे तो जो बुंदेलखंड रीजन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एमपी में लगता है, लेकिन कुछ हमारे लगभग 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि बुंदेलखंड रीजन में आते हैं यूपी के भी। तो उनके बारे में हम इस रीजन में, उस पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो अभी ये करके हम देखेंगे कि आखिर भाबर और तराई बेल्ट कैसे अलग हैं बाकी दोनों हमारे विभाजन से। इसी तरीके से गंगा यमुना प्लेन्स की क्या खास बात है, और इसी तरीके से हम देखेंगे कि प्लेट्यू रीजन की क्या खास बात है, क्या इनमें अलग अलग विभिन्नताएं हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इनको एक बार हम मैप पे देख लेते हैं कि अगर हम यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स को कवर अप करना चाहें या किस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी बहुत एक हल्का फुल्का रफ आइडिया होना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने अपने ये यूपी के पूरे मैप को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सबसे पहले 2 पार्ट्स है, ये जो हमारे सबसे पहले यानी कि ये वाले हमारे पूरे पार्ट, ठीक है, सहारनपुर लेके बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर। ठीक है, और इसके बाद ये जो हमारा दूसरा वाला पोर्शन है ये हमारा पूरा का पूरा लगता है भाबर और तराई बेल्ट। ये दोनों रीजन जो हमारे लगते हैं यूपी के, ये लगते हैं स्टूडेंट्स भाबर एंड तराई बेल्ट। इसके बाद जो सेकंड डिवीजन हम लोगों ने देखा था वो देखा था हमने गंगा यमुना रिवर्स का। तो गंगा यमुना दोआब का, तो गंगा यमुना जो प्लेन्स हैं वो हमारे सारे लगते हैं इस रीजन में। सेकंड रीजन है हमारा गंगा यमुना प्लेन का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है हमारे गंगा एंड यमुना प्लेन्स, यानी कि जो गंगा और यमुना रिवर्स के मिलन से, ठीक है, उनके मिलने से पहले या उनके मिलन से जो मिलने वाला मैदानी क्षेत्र है ये सारा हमारा वो कवर अप होता है। और थर्ड एंड द लास्ट पार्ट आता है हमारा बुंदेलखंड प्लेटू, या फिर जिसको हम केवल बुंदेलखंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका एक काफी बड़ा हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश में लगता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूपी के, अगर मैं सदर्न मोस्ट, यानी कि अगर मैं यूपी के दक्षिण में बात करूं तो जो हमारा स्टेट पड़ता है वो एमपी पड़ता है, इसलिए इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें एमपी में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ जिले लगते हैं तो उनके बारे में हम देखेंगे। अब जैसे कि आजकल न्यूज में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बहुत है, तो हम बुंदेलखंड से जुड़ी हुई कुछ करंट अफेयर्स की बातें भी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा ही था कि अगर कोई भी ऐसी चीज होगी कि जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगी, रिलेवेंट होगी, करंट अफेयर से रिलेटेड होगी, तो मैं उसको साथ ही साथ आपको कवर अप करवाती जाऊंगी। अब आपको यहाँ पे काम करना है कि आपको अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करने हैं। जो चीजें मैं बताती जाऊंगी वो आपको लिखने हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको आपके सामने लिख दिया जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है
है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने बताई है और इम्पॉर्टेंट है तो आप उसके नोट्स खुद से तैयार कीजिए, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट का नोट्स करने का तरीका, लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका अलग होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें ताकि एग्जाम आने पर जब आप रिवीजन करें तो आपको काफ़ी आसानी हो। चलिए, ये हमने डिवीजन देखा। तो ये जो हमारे दोनों ऊपर के रीजन है ये कौन से हैं? ये है हमारे पास भाबर एंड तराई बेल्ट। भाबर एंड तराई बेल्ट। अब एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये भाबर एंड तराई बेल्ट क्या है, कैसे बनती है। इसी तरीके से फिर हम देखेंगे कि गंगा एंड यमुना प्लेन क्या है, किस तरीके से बनते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि बुंदेलखंड या फिर प्लेट्यू क्या होता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना भाबर एंड तराई बेल्ट से। भाबर एंड तराई बेल्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बेल्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ही दो नाम दिखाई दे रहे होंगे, एक भाबर और एक तराई। तो ये जो हमारा पूरा बेल्ट का पोर्शन है इसको भी फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, जिसका एक का नाम होता है भाबर और एक का नाम होता है तराई। ठीक है, जिसमें से एक का नाम होता है भाबर और एक का नाम होता है तराई। तो आखिर ये क्या होता है इस भाबर और तराई बेल्ट में? ठीक है, क्या खास बात होती है, क्या इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, भाबर और तराई बेल्ट हमारा एक ऐसा रीजन होता है जो कि शिवालिक के जस्ट नीचे, यानी कि ये वो रिवर, ये हमारे पास वो एरिया होता है जब रिवर पहाड़ों से निकल एक तरह से हम कहें कि उसका जो स्लोप है वो काफी कम हो जाता है। जैसे कि जब रिवर्स मान लीजिए पहाड़ों पे से उतर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से स्लोप उसका कम होता चला जाएगा, ढलान उसकी कम होती चली जाएगी। स्लोप का मतलब है ढलान। तो जैसे जैसे ढलान कम होगा स्टूडेंट्स, अब होता क्या है कि जब कोई भी रिवर बहुत तेजी के साथ किसी पर्वत के ऊपर से, किसी पहाड़ के ऊपर से निकलती हुई आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, और ना केवल मिट्टी बल्कि बहुत बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेकर आती है। स्टोन्स, पेबल्स, कंकड़ पत्थर, ये सब वो अपने साथ लेकर आती है। लेकिन अब होता क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे आने के बाद कि उसका जो स्लोप है वो काफी कम हो जाता है। अब उसकी वजह से उसका बहाव कम हो जाता है, रिवर का फ्लो कम हो जाता है। और जब रिवर का फ्लो कम हो जाता है स्टूडेंट्स, तो उसके साथ जो लाए हुए पत्थर होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। वो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसी रीजन को बोला जाता है स्टूडेंट्स भाबर रीजन, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आके इकट्ठा होते चले जाते हैं, डिपॉजिट होते चले जाते हैं। यही रीजन हमारा कहलाता है भाबर रीजन। अब जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाबर रीजन की, वो ये होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो और रिवर का फ्लो काफी कम हो जाता है, तो यहाँ पर इस एरिया में जो रिवर होती है स्टूडेंट्स वो दिखना बंद हो जाती है। अब दिखना क्यों बंद हो जाती है? वो इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि रिवर जो होती है वो इन पत्थरों के नीचे से फ्लो होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो रिवर होती है इस रीजन में वो कहाँ फ्लो करती है? इन पत्थरों के नीचे। तो ये क्वेश्चन मेनी ऑफ द टाइम्स आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन वो आपको बना के दे देगा। अभी हम 2 रीजन के बारे में आगे देखेंगे। गंगा यमुना प्लेन्स में एक होता है आपका भांगर और एक होता है खादर। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि वो कौन सा रीजन होता है जहाँ पे जो रिवर्स होती हैं वो पत्थरों के नीचे बहती हैं, या फिर जो रिवर होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसा एरिया होता है हमारे पास भाबर रीजन। ठीक है, अब आपको शायद रीजन भी समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, आखिर जो रिवर्स होती हैं वो नीचे बहना, पत्थरों के नीचे बहना क्यों शुरू कर देती हैं, गायब क्यों हो जाती हैं। अब देखो इसके बाद होगा क्या, पहले क्या करके समझते हैं, फिर हम इसका यूपी से लिंक करेंगे। फिर क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर तो रुक गए, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत मिट्टी तो उसके साथ रहेगी। ठीक है, अब वो मिट्टी आगे थोड़ा सा और आगे आ जाती है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। अब जो रिवर होती है वो फिर से हमें वापस दिखना शुरू हो जाती है, यानी कि जो रिवर होती है वो रीअपियर हो जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि वो कौन सा एरिया होता है जहाँ पे जो रिवर होती है वो रीअपियर होती है। तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारा तराई एरिया, ये होता है हमारा तराई एरिया। ठीक है, तो ऐसे हम याद रखेंगे। देखो अब इसको याद रखने का तरीका हम क्या कर सकते हैं, भाबर यानी कि बड़े बड़े पत्थर, भाबर यानी कि बड़े बड़े पत्थर, भारी भारी पत्थर यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। तराई हम कब करते हैं, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा, काफी लोकल लैंग्वेज का वर्ड होता है कि जब हमारा घर बन रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी तराई करते हैं, उसमें पानी डाला जाता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या कर रहे हैं हम, इसमें पानी जो है वापस से आ गया है, जो रिवर है वो वापस से हमें दिखना शुरू हो जाती है, वो कहलाता है हमारा तराई बेल्ट। तो आई थिंक स्टूडेंट्स अब आपको भाबर और तराई बेल्ट समझ में आई होगी कि आखिर ये होते क्या हैं। लेकिन अब इसको हम यूपी से कैसे लिंक करते हैं उसको समझते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यूपी से लिंकअप करने की कोशिश करूं तो जो हमारी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो बेल्ट होती है जो हमें देखने को मिलती है वो कहलाती है हमारी भाबर बेल्ट। यानी कि क्वेश्चन कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स कि जो भाबर बेल्ट है हमारी वो तराई के साउथ में या फिर तराई के नॉर्थ में आपको देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चीज जितनी ऊपर है, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन हमारी कौन सी कहलाती है, नॉर्थ डायरेक्शन कहलाती है। तो जो चीज जितनी ऊपर है वो नॉर्थ में है और जो चीज जितनी नीचे आती जाएगी वो हमारी साउथ में जाती चली जाएगी। तो सबसे ऊपर हमें कौन सी बेल्ट देखने को मिलती है, भाबर बेल्ट, यानी कि ये हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होता है। अब देखो ये जो हमारी बेल्ट है ये कहां से शुरू हो जाती है, सहारनपुर से शुरू होते हुए ये हमारी लगभग चलती है कुशीनगर तक, ये हमारी चलती है कुशीनगर तक। तो इसके बीच में जितने भी आने वाले डिस्ट्रिक्ट है वो लगभग सारे के सारे हमारे इस बेल्ट के अंदर आते हैं। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाबर वाली बेल्ट में क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर आके ऊपर से पत्थर आते हैं और नीचे इकट्ठा होते हुए चले जाते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, ये जो हमारे एरिया है, ये काफी उबड़ खाबड़ होते हैं। आप खुद सोच के देखो कि पत्थर तो एक जैसे नहीं होते ना, पत्थर तो सारे अलग अलग साइज के होते हैं। तो जब अलग अलग साइज के पत्थर एक जगह के इकट्ठे होते चले जाते हैं तो वहां का जो रास्ता होता है, ठीक है, वहां का जो एरिया होता है वो कैसा हो जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है। और ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो पथरीला रास्ता है, पथरीला अगर कोई जगह है तो उसमें हम बहुत सारी क्रॉप्स भी नहीं ग्रो कर सकते, इसीलिए यहाँ पे काफी कम क्रॉप्स हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए इसके ही जस्ट नीचे जो आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है ये वाली, यहाँ से हमारी शुरू होती है तराई बेल्ट, ठीक है। तो ये भी हमारी सहारनपुर से शुरू होते हुए कहाँ तक जाती है, देवरिया तक जाती है, यानी कि बहुत लंबा रास्ता ये भी हमारा कवर करती है। ध्यान रखिएगा जितना हम वेस्ट में जाएंगे, यानी कि जितना हम इस साइड सहारनपुर की साइड जाएंगे उतना ये नैरोअर होता है, और जितना हम इसको वेस्ट की साइड लेके जाएंगे, देवरिया की साइड लेके जाएंगे, उतना ही ये रास्ता चौड़ा होता चला जाता है। तराई बेल्ट जो होती है चौड़ी होती चली जाती है। अब तराई बेल्ट की खास बात क्या होती है कि यहाँ पर जो हमारी रिवर्स होती हैं जो कि पत्थरों के नीचे छिप गई थी, अब वो दोबारा से हमें दिखना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज अब आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे ये काम चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर तराई बेल्ट की आपसे कोई लोकेशन पूछ ले तो वो साउथ में होती है, किसके, वो होती है साउथ में भाबर बेल्ट के। ध्यान से सुनिएगा, साउथ में होती है किसके, भाबर बेल्ट के साउथ में है हमारी तराई रीजन, ठीक है, तराई बेल्ट हमारी यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जब रिवर हमारी फिर से दिखना हमें शुरू हो गई तो यहाँ का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, वो काफी फर्टाइल होगा, काफी उपजाऊ होगा, क्योंकि हमें रिवर्स मिल चुकी हैं। अब अगर यहाँ का एरिया उपजाऊ होगा, ठीक है, तो होगा क्या स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम बहुत सारी तरह की क्रॉप जो है वो आराम से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अब तराई बेल्ट की एक नुकसान वाली बात और है हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो हमारे एरिया होते हैं तराई बेल्ट के, जो हमारे पास यहाँ पे एरिया होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये बहुत स्वैम्पी, मार्शी मैं कह सकती हूँ, बहुत दलदलिए वाला इलाका होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, एक तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और बारिश होने की वजह से, दलदलिए होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं। जैसे कि हम देखते हैं हर साल यहाँ पे मलेरिया का आउटब्रेक हमें देखने को मिलेगा, और भी मॉस्किटो मच्छर से फैलने वाली बहुत सी बीमारियाँ हमें इन एरियाज में देखने को मिलती हैं। लेकिन स्टिल अगर मैं क्रॉप्स की नज़र से देखूं, अगर मैं एग्रीकल्चर की नज़र से देखूं, तो ये काफ़ी फर्टाइल एरिया होता है, क्योंकि रिवर्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो बहुत सारी तरह की जो क्रॉप्स होती हैं वो यहाँ पे उगाई जाती हैं, ग्रो कराई जा सकती हैं, जिसमें से कुछ का नाम है हमारे पास शुगर केन, वीट यानी कि गेहूं, फिर हमारे पास पेडी यानी कि धान की खेती, ठीक है, और हमारे पास हो सकती है यहाँ पे जूट की खेती, यानी कि ऐसी क्रॉप्स स्टूडेंट जिसको जहाँ यहाँ पे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उन क्रॉप्स को हम यहाँ पे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और एक खास बात और, यहाँ पे एक खास टाइप की ग्रास और हमें देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं सवाना। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि सवाना ग्रास जो होती है वो हमें कौन से फिजिकल डिवीजन में यूपी के देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, तराई एक ऐसा रीजन है जहाँ पर हमें ये चारों क्रॉप्स यानी कि शुगर केन, वीट, पेडी, जूट और सवाना टाइप की जो ग्रास होती है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्या, भाबर एंड तराई बेल्ट। तो भाबर एंड तराई बेल्ट के बारे में हमने समझा कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये हमारा सहारनपुर से शुरू होता है, कुशीनगर तक जाती है हमारी भाबर बेल्ट, देन सहारनपुर से शुरू होकर देवरिया तक जाती है हमारी तराई बेल्ट। दोनों की अपनी अपनी खास बात, जो हमारी भाबर है वो काफी उबड़ खाबड़ रास्ता है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं तराई रीजन की बात करूँ तो काफी फर्टाइल एरिया होता है, यहाँ पे रिवर्स हमें देखने को मिल जाती है, रेनफॉल अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से हम ये चार तरह की क्रॉप्स यहाँ पे आराम
से ग्रो कराई जा सकती हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने सेकंड डिवीजन की तरफ, जिसका नाम है गंगा यमुना प्लेन, यानी कि वो हमारा एरिया जो गंगा और यमुना के ठीक है मिलन से या फिर उनकी वजह से जो हमारा मैदानी क्षेत्र बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि गंगा एंड यमुना प्लेन्स को। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको हम दो आप के नाम से भी जानते हैं, दो आप के नाम से भी जानते हैं। अब ये दो आप क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, दो रिवर के बीच में जब दो रिवर्स मिलती हैं उनके बीच का जो एरिया होता है, या हम कहें कि उनके मिलने की वजह से जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं दो आप। इसीलिए आपने पंजाब का नाम पंजाब सुना होगा, क्योंकि वहाँ पे 5 रिवर एक साथ मिलती हैं और उसकी वजह से जो हमारा एरिया बना वो कहलाया पंजाब, और यहाँ पे जो हमारा एरिया बना वो कहलाया दो आप। और कौन कौन सी दो मेन रिवर्स है हमारी? गंगा एंड यमुना, जिसके बारे में हमने अपने स्टेट एम्बलम में भी देखा था कि इस तरीके से आपको हमारी स्टेट एम्बलम में यहाँ पे दो निशान, दो ऐसे रिवर्स मिलती हुई दिखाई देती हैं जो कि गंगा और यमुना को रिप्रेजेंट करती हैं। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, गंगा एंड यमुना ना केवल यूपी की बल्कि हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिवर्स है। गंगा तो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है, तो अगर आप गंगा के बारे में, यमुना रिवर के बारे में और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो अब आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि गंगा एंड यमुना प्लेन्स हमारे लिए इतने यूजफुल क्यों हैं। सबसे पहले तो कि ये हमारे लिए सबसे अच्छा फर्टाइल एरिया तैयार करते हैं, क्योंकि जब ये रिवर्स ऊपर से आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी फर्टाइल सॉइल लेकर आती हैं, ठीक। लेकिन अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसकी वजह से भी हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के एरिया हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भांगर और खादर, जिसको हम बोलते हैं भांगर और खादर रीजन। अब इनमें भी एक डिफरेंस है। क्या है मेन डिफरेंस? कि जो हमारी भांगर होती है स्टूडेंट्स, वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और जो खादर होती है हमारी, वो होती है न्यू एल्यूवियल सॉइल, न्यू एल्यूवियल सॉइल यानी कि जो हमारी नई जलोढ़ मिट्टी होती है वो होती है खादर। जैसे कि जब आप कोई नया प्लांट लगाते हैं तो आप उसमें खाद डालते हैं। हम कोई जब नई क्रॉप लगाते हैं अपने खेतों में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? खाद डालते हैं। तो उससे आप याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ नई है तो खादर, ठीक है, कोई चीज़ पुरानी है, भंग हो गई है, टूट गई है, वो हमारी कहलाती है। जैसे कि पुरानी चीज़ हमारी टूट जाती है ना, हम कहते हैं कि खंडित हो गई, ठीक है, भंग हो गई, तो वो क्या है? हमारी पुरानी। इस तरीके से आप दोनों को याद रख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हर साल हमें नई एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, तो ये हमारी ज्यादा फर्टाइल होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें सबसे फर्टाइल जो सॉइल होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, और आपको 4 ऑप्शन बना के दे देगा, भाबर रीजन में, तराई रीजन में, भांगर या फिर खादर। तो ध्यान रखिएगा, खादर रीजन में हमें सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो हर साल चेंज होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हर साल यहाँ की मिट्टी कैसे चेंज होती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी मैं आपको कोशिश करती हूँ एक डायग्राम के थ्रू समझाने की। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है। अब होता क्या है, जब हमारा मॉनसून सीजन आता है, जब हमारा रेनी सीजन आता है, तो जो बारिश का पानी होता है, ठीक है, जो बारिश का पानी होता है उसमें जो उनका लेवल होता है, स्तर होता है, वो बढ़ जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कई बार कि जो यमुना रिवर है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, गंगा रिवर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मॉनसून के सीजन में हमें इन सब जगहों पर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आजकल उत्तराखंड बहुत न्यूज में है कि अभी अगर कोई उत्तराखंड जाने का सोच रहा है तो ना जाए, क्योंकि जो जितनी भी नदियां हैं माँ की बात, सबके पानी का स्तर बढ़ चुका है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, बांध टूट सकता है, बाढ़ आ सकती है। ये सब चीजें हमें मानसून सीजन में बहुत देखने को मिलती हैं। तो एक्चुअली में मानसून सीजन में होता क्या है स्टूडेंट्स, कि ये जो रिवर्स होती हैं, क्योंकि इनका जल स्तर बढ़ जाता है, तो ये एक तो ऊंचाई में भी बढ़ने लगती है, और दूसरा इनका जो एरिया होता है, ठीक है, इनका जो पानी का लेवल होता है वो थोड़ा थोड़ा और एक्सपैंड हो जाता है, थोड़ा थोड़ा और एक्सपैंड हो जाता है। लेकिन जैसे ही मॉनसून सीजन खत्म होता है, रेनी सीजन खत्म हो जाता है, वापस से ये जहाँ पे फ्लो कर रही होती हैं, वापस से ये नदियाँ जहाँ पे बह रही होती हैं, अपने उसी रास्ते पे वापस चली जाती हैं। लेकिन अब जब इनका स्तर बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ही अपने साथ नई मिट्टी भी लेकर आती हैं। यानी कि जब इन रिवर्स ने यहाँ से यहाँ पे आना शुरू करा होगा तो इन्होंने अपने साथ कुछ नई मिट्टी भी साइडों में फैला दी होगी, ठीक है। लेकिन अब जब ये वापस गई, ठीक है, अब जब ये नदी के अपने पुराने वाले रास्ते पर वापस गई, तो उस मिट्टी को वापस लेके नहीं जाती, वो मिट्टी तो वहीं पे डिपॉजिट हो जाती है, वहीं पर इकट्ठी हो जाती है। इसी वजह से होता क्या है स्टूडेंट्स, कि ये जो हमारे पास एरिया होता है, ये जो हमारे पास एरिया होता है, ये वाला,
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हर साल नई एल्यूवियल सॉइल, नई मिट्टी आ जाती है दोनों साइड्स पर, ठीक है। और यही जो हमारा रीजन होता है यही कहलाता है हमारा खादर रीजन। और जो हमारी पुरानी मिट्टी होती है वो शिफ्ट होती चली जाती है, तो यही रीजन हमारा बन जाता है भांगर रीजन। तो आई होप स्टूडेंट्स की भांगर और खादर रीजन क्या होता है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान रखिएगा कि गंगा और यमुना रिवर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है। और बहुत फर्टाइल एयर हमारे यहाँ, ये फर्टाइल सॉइल, बहुत उपजाऊ मिट्टी अपने साथ लेकर आती हैं। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि यूपी की जो एग्रीकल्चर है वो इतना अच्छा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि यूपी को शुगर बोल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो क्यों बोला जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ शुगर केन सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। और उसमें भी अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, स्टेट्स में तो यूपी हो गया, लेकिन अगर मैं यूपी में भी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँ तो ध्यान रखिएगा जो मुजफ्फरनगर है हमारा, जो सिटी है मुजफ्फरनगर, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ती है, हमारे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, सबसे टॉप मोस्ट में, ठीक है। वहां पे सबसे ज्यादा आपको शुगर केन का और शुगर का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से स्टूडेंट्स यूपी को हम क्या बोलते हैं, शुगर बोल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स की सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है। बाकी और कौन कौन सी क्रॉप हम इस एरिया में ग्रो कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि राइस हो गए, व्हीट हो गए, मिलेट हो गया, ग्राम हो गया, इस तरह की क्रॉप्स और यहाँ पे हम इस एरिया में ग्रो करते हैं। लेकिन जो सबसे मेन क्रॉप है हमारी, जिसे हम कैश क्रॉप भी बोल सकते हैं, वो है हमारी शुगर केन, और जिसकी वजह से चीनी का प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है। तो ये हमने यहाँ पे अपने दो पार्ट्स कवर करे, भावर एंड तराई बेल्ट और गंगा एंड यमुना प्लेन्स। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने फिजिकल डिवीजन के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा प्लेट्यू रीजन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने प्लेट्यू पार्ट की तरफ। तो जो हमारा प्लेट्यू वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे जो एरिया कवर होते हैं वो है जलौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी और ललितपुर। और एमपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा इस बुंदेलखंड के पठार के अंदर आता है। तो अगर आप पठार के बारे में, जितने भी इंडिया में पठार हैं, प्लेट्यूज मिलते हैं, अगर आप उनके बारे में भी और अच्छे से जानना और सुनना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, जब हमें प्लेट्यू के बारे में पढ़ना ही है तो आखिर प्लेट्यू होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि जब आप स्कूल में थे तो आपकी जैसे कि लाइब्रेरी हुआ करती थी या आपकी लैब्स हुआ करती थी, तो वहां पे पूरे में क्या होता था कि एक रूम है, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ी सी टेबल रख दी जाती थी, ठीक है, बहुत बड़ी सी टेबल लगा दी जाती थी। तो आप ऐसे मान लो कि वो जो आपका टेबल वाला पार्ट था वही हमारा कहलाता है पठार, जिसे हम बोलते हैं प्लेटू। यानी कि आसपास हमारा सारा एरिया कैसा था, प्लेन वाला, जो समतल भाग था, और जो हमारी टेबल है वो आप समझ लो कि क्या है, पठार। यानी कि ऊपर से वो समतल होगा लेकिन एक हाइट पर जाकर वो एक समतल होगा, उसे हम बोलते हैं पठार। तो इंडिया में काफी सारे प्लेटूज मिलते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में मैंने अपनी प्लेटू वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूपी में इस प्लेट्यू वाले रीजन की क्या खास बात है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी खास बात की बात करूं या इसके प्रॉपर्टी की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे यूपी का सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है। और क्यों है ये सबसे पिछड़ा हुआ एरिया, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ की जो सॉइल है वो भी कोई खास फर्टाइल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारी बारिश होती है वो सबसे कम बारिश हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो प्लेट्यू वाला पार्ट है हमारा, ये पूरे हमारे यूपी का लीस्ट डेवलप्ड पार्ट है। और इसी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, सरकार के द्वारा ये बुंदेलखंड प्लेटू वाली जो योजना थी ये लॉन्च करी गई थी, ताकि ये हमारा जो एरिया है ये भी हमारा मेन स्ट्रीम में आ सके, ठीक है, यहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट हो सके, यहाँ के लोगों का भी यहाँ के जो एरिया है उसका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, कि यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस है हमारे उनको प्रमोट किया जा सके। इसी वजह से जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ठीक है, वो हमारा चर्चा में आया है। तो अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि बुंदेलखंड के बारे में, ये जो हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है इसके बारे में पढ़ते हैं, और फिर हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो अभी हाल फिलहाल में 16 जुलाई 2022 को ही लॉन्च हुआ है उससे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे साझा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेट्यू रीजन क्या होता है, एक हाइट पे जाके होता है। तो नॉर्मली जो इस एरिया की हाइट रहती है वो लगभग हमारी रहती है 300 से 450 मीटर के आसपास। लेकिन हमारे पास कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जो हाइट होती है हमारी इस प्लेट्यू की वो और भी ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलती है, जो कि है हमारी 600 मीटर। और ये हाइट हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें कुछ जिलों में देखने को मिलती है, जैसे कि मिर्ज़ापुर,
ठीक है, इसे तो हम भूल ही नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर तो वेब सीरीज ही आ चुकी है, मिर्जापुर और सोनभद्र। सोनभद्र को भी हम नहीं भूल पाएंगे क्योंकि सोनभद्र एकमात्र हमारे यूपी का ऐसा जिला है जिसकी जो सीमा है वो 4 राज्यों के साथ लगती है, जो कि क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम से पूछा गया है, तो इसे तो हमें भूलना है ही नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या क्या देखा हमने कि यहाँ पे काफी कम बारिश हमें देखने को मिलती है, काफी इसलिए बैकवर्ड एरिया है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई हैं, और अगर है भी तो लोगों की कनेक्टिविटी वहां से ना होने के कारण ये काफी पिछड़ा हुआ एरिया हमारा यूपी का था। लेकिन अब हो सकता है कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन चुका है, तो यहाँ पे हमारा भी काफी होप है कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है अपने आने वाले समय में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो बुंदेलखंड प्लेटू है, ठीक है, ये क्या है, कब इनॉग्रेट हुआ, किसने इनॉग्रेट किया, ठीक है, कब शुरू हुआ, कब इसकी नींव रखी गई थी, इसके बारे में जल्दी से हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पूरा प्लेटू का रीजन था, ये हमारा आता था बुंदेलखंड प्लेटू के अंदर, इसीलिए ये जो हमारी योजना है, ये जो हमारा एक्सप्रेसवे बना है, इसका नाम रखा गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो बात आती है कि कौन से जिले को ये कौन से जिले से कनेक्ट करेगा, कहाँ पे शुरू होता है, कहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट है, कितने किलोमीटर का है, कब इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया, कब इसका इनॉग्रेशन हुआ, इन सब चीजों को हम देखते हैं अपने इस लेक्चर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ये होता है गोंडा विलेज से शुरू, जो कि ये एक जगह है भरतकूप, उसके पास है, और जो कि हमारा पड़ता है चित्रकूट जिले में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से शुरू हो रहा है, गोंडा विलेज से शुरू हो रहा है, जो कि किसके पास है, भरतकूप नाम की एक जगह के पास है, और भरतकूप कहाँ पर है, हमारा चित्रकूट में है। ठीक है, वहां से ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता हुआ, चित्रकूट से बांदा, बांदा से महूबा, हमीरपुर, जलौन, औरैया, इटावा, ठीक है, इटावा पे इसका एंडिंग पॉइंट है, और इटावा में कहाँ पे, एक है हमारे पास कुदराली विलेज, एक है हमारे पास कुदराली विलेज, वहां पे ये खत्म होता है। तो इस तरीके से ये पूरे 7 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। तो बात आती है कि कब इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 27 Feb 2020 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था बाय PM नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन कब करा गया, तो इसका इनॉग्रेशन अभी हाल फिलहाल में 16 जुलाई 2022 को करा गया है। ठीक है, अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो है हमारे पास 296 किलोमीटर्स। ठीक, और आप इसके बारे में बाकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमारी यूपी की, वहाँ से जाके भी आप इसके बारे में और देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको कवर अप इस वीडियो में करा दी है। तो आई होप स्टूडेंट्स की ज्योग्राफिकल डिवीजन आपको हमारे पूरे यूपी का समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू, और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।